कभी कभी सफ़र हमें वहाँ ले जाता है जहाँ ना नक्शे होते हैं ना कोई निशान, सिर्फ मन की आवाज़ होती है। और उसी आवाज़ को सुनते हुए आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जम्मू कश्मीर के एक अनछुए अनगए हिस्से की ओर, किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिले की बहुत ही खूबसूरत वारवान घाटी में, जिसको जम्मू कश्मीर के ही 95% लोगों को पता ही नहीं। यहाँ एक छोटा सा गांव है सुखनई, शांत, सरल और घाटी की आखिरी सांस सा बसा हुआ। सुखनई, जहाँ से एक रास्ता जाता है शेषनाग झील की ओर, अमरनाथ यात्रा की पवित्र धरोहर, और दूसरा रास्ता जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ले जाता है 5-6 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद बर्फीले दर्रों और जमी हुई चुप्पियों को पार करते हुए लद्दाख की ज़ंस्कार रेंज तक। हम 3 दोस्त, मैं, यासिर और लियो, हम कुछ किताबों, कुछ पुराने जर्नल, मैप्स और कुछ रिसर्च पेपर से गुजरकर इस अनजान रास्ते पर निकल पड़े हैं। और उसी उम्मीद के सहारे हमने ये 80-90 किलोमीटर का ट्रैवर्स तय करने की ठानी है। सदियों तक इसी रास्ते से व्यापारी लद्दाख से कश्मीर नमक ले जाया करते थे। ये ट्रांस हिमालयन ट्रेल 8 ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों में से एक था, जहाँ से गुजरे थे जनरल जोरावर सिंह और जिनका जिक्र मिशनरी आर्थर और अर्नेस्ट नीव ने भी किया। वारवान से पानीखर तक का ये ट्रैक लोन विलाट पास के रास्ते सभी सॉल्ट रूट कहलाता था। इस रास्ते पर हमें सामना करना था ब्रॉम्पो ग्लेशियर से, जो उतना ही सुंदर है जितना खतरनाक। हमारे पास बस साहस था और एक ख्वाहिश, कुछ ऐसा करने की जो भीड़ से अलग हो, कुछ ऐसा देखने की जो आंखों से नहीं दिल से महसूस होता हो। सुबह के 5 बजे हमने अपने बैग पैक किए। यासर के कंधे पर सबसे भारी बोझ था, करीब 25 किलो का। लियो के पास लगभग 20 किलो का सामान था और मैंने अपने वज़न को 18 किलो तक सीमित रखा था। पर इन सबसे भारी थे हमारे सपने, जो अब सिर्फ सोचे नहीं जा रहे थे, जिए जा रहे थे। आज का दिन सिर्फ एक शुरुआत नहीं था, ये मेरे लिए एक्लिमेटाइजेशन का दिन भी था। हमें सिर्फ 10-15 किलोमीटर चलना था, लेकिन ये सिर्फ शब्द पहाड़ों में अपना मतलब खो देता है। और सबसे दिलचस्प बात ये थी, हम तीनों के पास इस मुश्किल रास्ते के लिए प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं थे। सबने जैसे तैसे जुगाड़ किए हुए जूते पहने थे, पर शायद जूतों से ज़्यादा ज़रूरी था इरादा। जब आप पहली बार भारी रक्सैक पीठ पर उठाते हैं तो लगता है जैसे वो बोझ आपका सब कुछ खींच रहा है, लेकिन कुछ ही किलोमीटर बाद वही रक्सैक अपने शरीर का हिस्सा बन जाता है। आप अपनी रफ्तार से चलने लगते हैं और भूल जाते हैं कि आपने कुछ उठाया भी है। हम इस वक्त बढ़ रहे हैं मारिफ सुदीर नाले की तरफ। चारों ओर पहाड़ों की खामोशी थी, नदी का धीमा शोर और दिल में एक हल्की सी घबराहट, लेकिन उससे भी गहरी एक उत्सुकता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, घाटी और गहरी होती गई, आसमान और खुला, और सामने दिखाई दी कोहिनूर पीक की एक झलक, अपनी पूरी रौब और खामोशी के साथ। उसके थोड़ा आगे नजर आई निचांग पीक,
जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हालांकि दस्तावेज़ों में कोलाहोई का नाम आता है, पर पहाड़ों में अक्सर ऊंचाई नहीं, नज़रिया मायने रखता है। हम प्रकृति में खोए खोए से बढ़ते जा रहे थे। कभी किसी फूल पर ठहर जाते, कभी किसी झरने की आवाज़ में रुक जाते, मगर दिल के किसी कोने में एक डर भी चल रहा था, मानसून का। यहाँ अगर बारिश आ गई तो नाले उफान पर आ जाते हैं, धाराएं बेकाबू हो जाती हैं और फिर हर कदम जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। इन्हीं सोचों के बीच हमारी मुलाकात हुई कुछ बकरवालों से। वो मेरे ही इलाके के थे, जानी पहचानी बोली, वही मुस्कान, वही अपनापन। थोड़ी देर रुके, लस्सी पी, किस्से सुने, किस्से सुनाए। मड़ी खुई उत्तर बैणी। पर हमने उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया कि हम इस रूट से निकलने वाले हैं, तो उनका जवाब आया, आपको रब का वास्ता, इस रास्ते से मत जाना, ये बहुत रिस्की है। क्या आपको अपनी जान प्यारी है नहीं? क्यों, मरने जा रहे हैं आप? उनके लफ्ज़ों में डर था और सच्चाई भी। लेकिन कभी कभी कुछ रास्ते डर के पार ही खुलते हैं। और फिर चल पड़े अपने रास्ते। हमने सुबह तय किया कि आज 15 किलोमीटर के बाद रुक जाएंगे, लेकिन उस घाटी में चलने में ऐसा नशा था कि कब 25 किलोमीटर हो गए पता ही नहीं चला। अब हम सोच रहे थे कि 10 किलोमीटर और चलते हैं, पर तभी हमारे सामने आ गया एक चुनौती भरा नाला। पानी का बहाव तेज था, पत्थर फिसलन भरे थे, और फिर किस्मत से कुछ घोड़े वाले मिल गए। घोड़ों पर बैठकर हमने उस नाले को पार किया। करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसी जगह मिली जहां रुकना ज़रूरी था। सामने नून चोटी दिखाई दे रही थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी में से एक। हम अपने टेंट के अंदर बैठे थे, पर निगाहें बाहर की उस चोटी पर टिकी थी। मैं और यासिर दोनों कुछ देर तक चुपचाप बस उसे देखते रहे। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो शब्द नहीं मांगते, बस आंखें भीग जाती हैं। फिर हमने चाय बनाई, थोड़ी स्ट्रेचिंग की, डिनर की तैयारी शुरू की। लियो और यासिर आसपास की वैली को देखने निकल पड़े थे। आज हमने 1800 मीटर का एलिवेशन गेन किया था, 30 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, लेकिन थकान का नामो निशान नहीं था। शाम 7 बजे तक मैंने खाना बना दिया, 7:30 तक खा पी कर बर्तन साफ कर दिए। अब वक्त था कल की रणनीति बनाने का। 8:30 बजे तक हम अपने स्लीपिंग बैग्स में घुस चुके थे, पर नींद से पहले 1 घंटे की गहरी बातचीत हुई। कल कहाँ रुकना है, रास्ता कैसा होगा, कितना एलिवेशन गेन होगा। क्योंकि एक बात तय थी, सुबह 6 बजे से पहले हमें फ्रेश होकर निकलना था इस पहाड़ी यात्रा के अगले इम्तिहान की ओर। सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं था। आज यासिर ने मुझे थप्पड़ मार के उठाया। त्याग तो करना पड़ेगा, या नींद का या सपनों का। मैं टेंट से बाहर निकला तो सीधा नजरें नून की ओर गई, लेकिन आज वो बादलों में छिप गई थी। न जाने क्यों, बिना नून को देखे मन शांत नहीं होता, जैसे उस चोटी से कोई रिश्ता सा बन गया हो। नाश्ता करके टेंट समेटा, बैग पैक लादा और हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। शुरुआत ही एक छोटी सी स्ट्रीम को पार करने से हुई, लेकिन मन अब भी नून में उलझा था, और शायद इसी ध्यान भटकाव में मैं फिसल गया। जूते वैसे भी जुगाड़ वाले थे, पानी सीधा अंदर चला गया
और उसी के साथ एक हल्की सी चोट भी मिल गई। तभी समझ आ गया आज का दिन आसान नहीं होने वाला। आगे पूरा इलाका मोरेन से भरा था और सामने ग्लेशियर दिख रहा था। वहीं हमें पहुंचना था। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, लूज रॉक्स और ऊपर से तेज़ धूप में पिघलती बर्फ पर जमी मिट्टी, हर कदम फिसलने को तैयार। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, दिल की धड़कनें भी तेज़ होती गई। अब सामने साफ साफ क्रिवासेस दिख रही थी, वो गहरी बर्फीली दरारें जो कभी कभी बिना चेतावनी के ज़िंदगी ले सकती हैं। आज के रास्ते ने हमसे मेहनत मांगी। हम एक बार 15-20 मिनट तक रास्ता भटक भी गए, लेकिन असली चिंता तो वो ग्लेशियर था जिसे हम कल पार करने वाले थे। सिर्फ 1 किलोमीटर का हिस्सा दिख रहा था, बाकी 14 किलोमीटर पूरी तरह छुपे हुए थे। न क्रेवासिस का पता था, न ढलान का अंदाज़ा और ना ही कोई रास्ता। करीब 12 किलोमीटर चलने के बाद सुबह 11 बजे हम ग्लेशियर के किनारे पहुंचे। हाई एल्टीट्यूड की मार भी महसूस होने लगी थी और सभी की सहमति से तय हुआ आज यहीं कैंप लगाएंगे। ये मेरे जीवन का पहला ग्लेशियर एनकाउंटर था और सच कहूँ डर भी था और उत्साह भी। टेंट लगाया, फिर वही पुरानी साथी, एक गर्म चाय, फिर हल्का सा लंच किया और आसपास का इलाका एक्सप्लोर करने निकल पड़े। कभी पैदल, कभी ड्रोन से। जो देखा उसने हमें थोड़ा डरा दिया। हमारा प्लान था इस ब्रॉम्पो ग्लेशियर से होते हुए सेंटिक्ला पास पार करके तुंगोल की ओर उतरना, जो लद्दाख के ज़ंस्कार रेंज में पड़ता है। और दूसरा बैकअप प्लान था लोनविलाट पास क्रॉस करके भुतकल झील और कालापरी झील पार करते हुए पानीघर पहुंचना। इतनी ऊंचाई और ग्लेशियर के बीच नींद तो वैसे भी कहीं आनी थी। कभी दूर पत्थरों के गिरने की आवाज़ आती तो कभी एवलांच की गूंज। हमारे टेंट के ठीक नीचे शायद 1000 या 2000 फीट गहरी बर्फ थी। फिर चैन से कैसे सो पाते। रात 8 बजे हम स्लीपिंग बैग में घुसे और शुरू हुई अगली सुबह की प्लानिंग। ठंड इतनी थी कि 10 mm के मैट्रेस के नीचे से बर्फ की ठंडक सीधा रीढ़ में चढ़ रही थी। लेकिन आज का फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इस रूट में आज तक कोई नहीं गया था। यासिर का कहना था, मैं ट्राई करूँगा। उम्र सिर्फ 19 साल और जोश फुल। मेरा मानना था ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सामने की क्रेवासेस विशाल थी और वेदर विंडो सिर्फ 2 दिन की थी। हम सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही देख पा रहे थे, बाकी पूरा इलाका छुपा हुआ था। लियो की राय बीच की थी, ट्राई भी कर सकते हैं और बैकअप पर भी चल सकते हैं। हमारी टीम में पहले से तय हुआ था, जो फैसला बहुमत से होगा सब उसका सम्मान करेंगे। और हमारी टीम की सबसे खूबसूरत बात यही थी, एक बार फैसला हो जाए तो कोई सवाल नहीं। तो दोस्तों, ये था अब तक का सफ़र। आगे का रास्ता और अगला फैसला आपको मिलेगा वीडियो के अगले हिस्से में। बने रहिए हमारे साथ और इंतज़ार कीजिए उस रोमांचक सफ़र का। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने विचार हमें कमेंट में लिखना ना